प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल श्रावती छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इकाई 5 के टॉप 15 प्रश्न लिए हैं, जो कि इकाई 5 हिंदी कविता से लगे हैं और वो सभी प्रश्न हमारी पुस्तक के अंदर से प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं और मैं चाहती हूँ कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न पढ़ लेती हूँ पूरा, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ कि ये प्रश्न लाने का मेरा मोटिव क्या था। मैं क्या चाहती हूँ कि आगामी परीक्षा ऐसा नहीं कि आप बेसिक ही पढ़ते रह जाएँ और पेपर डीप आ जाए। इसलिए मैंने कुछ इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मूल पुस्तकों के भावार्थों से बने प्रश्न हैं। ठीक है, यदि आपने अच्छे से कविताएं पढ़ी हैं तो आप आंसर दे पाएंगे। जरूर आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जैसे भी बनेगा वैसे दीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आता है कि जूही की कली के संदर्भ में असत्य कथन का हमें चयन करना है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि विजय वन वल्लरी पर में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी है कि अमल कोमल तरु तरुणी जूही की कली में रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी है कि आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। ऑप्शन डी है कि डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल में अनुप्रास अलंकार है। और ऑप्शन ई है कि निर्दय उस नायक ने निफट निठुराई की में यमक अलंकार है। या कविता में, जूही की गली कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, वह संपूर्ण पदों में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर आपको देना है। मैं उम्मीद करूंगी आप उत्तर देंगे। नहीं बनेगा, आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बट पहले आपको देने का प्रयास करना है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो प्रश्नोत्तरी का ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां सरोज स्मृति कविता से नहीं ली गई हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि धन्य में पिता निरर्थक थी, कुछ तेरे हित न कर सका। कुछ भी तेरे हित, सॉरी, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। फिर अस्त में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका उत्तम पोषण। फिर अगला है कि तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल। अगला है कि अज्ञात फेंकता, अगला है कि अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर। फिर है कि नैनों का नैनों से गोपन प्रेषम भाषण, पलकों का नव पलकों पल प्रथमोत्थान प्रथम। आपको बताना है कौन सी पंक्ति है जो सरोज स्मृति कविता से नहीं ली गई है। ओके, आई होप कि आपने बात पकड़ लिया होगा, और यदि आपने अच्छे से कविताएं पढ़ी हैं तो आप कर पाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं और देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न जो है वो है कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, तो बताना है कि नागार्जुन की प्रस्तुत पंक्तियों से संबंधित आशय आपको बताना है। क्या आशय है कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। आशय देख लेते हैं। पहला है, कवि सोच रहा है कि कहीं अज की विरह वेदना का मिलन कालिदास की विरह वेदना तो नहीं। ऑप्शन 2 है कि कवि कालिदास की अज्ञात प्रेम कहानी को स्मरण कर रहा है। ऑप्शन सी है कि नागार्जुन कहते हैं कि इंदुमती कहीं कालिदास की प्रेमिका तो नहीं थी। ऑप्शन डी है कि कवि ने कालिदास से प्रश्न किया है कि अज की विरह वेदना ने कहीं तुम्हारी अधूरी किसी प्रेम कहानी को तो जागृत नहीं कर दिया। ऑप्शन यहाँ पे लगे हुए हैं, एक 4 सही है, या एक 2 सही है, या एक 3 सही है, या 2 3। मैंने कहा कि ये चैलेंज प्रश्न है, टॉप 15 चैलेंज प्रश्न है। और आप बिल्कुल जैसे देखो, पेपर में आप एनटीए का पेपर देने जाते हो तो वहां पर दोस्तों आंसर नहीं होता सामने। आपको अपने अवचेतन मन से ही उत्तर टाइप करना होता है, उत्तर सही उत्तर का चयन करना होता है। तो ये जो आपके मिनिमम कितने 7 से 8 प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, इकाई 5 कविता से मैं जो भी करवाऊंगी टॉप प्रश्न ही कर पाऊंगी। कि किस तरह के प्रश्न आप कर पाएंगे, मुझे पता है कि प्रकाशन वर्ष वाले प्रश्न आप कर पाएंगे, तो उनको मैंने यहाँ पे नहीं रखा। बाकी पेपर का पैटर्न कैसे, 7 से 8 प्रश्न आपका आ सकता है मिनिमम। ठीक है, अधिकतम कितना आएगा आप कह नहीं सकते। मैंने 15 प्रश्न ले लिया है कि ये 15 प्रश्नों का पैटर्न आप एक बार समझ लो। ठीक है,
चलो संग्रह सभी पढ़ते हो आप, विषय वस्तु पढ़ लेते हो, रचनाकार का जन्म समय पढ़ लेते हो, थोड़ा सा आप हटके पढ़ो मैं चाहती हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा जो आज का चौथा प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि रोटी और संसद कविता से आपको फिर से असत्य कथन का चयन करना। ध्यान से देखिएगा। प्रश्नात्मक शैली में रचित, कैसी है, प्रश्नात्मक शैली में रचित रोटी और संसद कविता धूमिल का दूसरा काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में की गई है। कविता में 3 तरह के लोगों का जिक्र है, एक रोटी बेलने वाला, दूसरा रोटी खाने वाला और तीसरा रोटी से खेलने वाला। ठीक है, तीनों व्यक्ति प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। अगला है कि रोटी बेलने वाला कृषक या मजदूर वर्ग का प्रतीक है, जो अनाज को उपजाता है या मजदूरी करता है, यह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। अगला है कि दूसरा रोटी खाने वाला व्यक्ति जो उपभोक्ता वर्ग का प्रतीक है, इसे मध्यम वर्ग भी कहा जा सकता है, जो हर तरह से पीसा जा रहा है। ये ऑप्शन है कि तीसरा रोटी से खेलने वाला व्यक्ति है, मुनाफाखोर है, सूदखोर है, पूंजीपति वर्ग है, सामंती आदि प्रभुत्वशील व्यक्ति का प्रतीक है। सभी कथन सत्य हैं। बताना चाहूंगी कि आपकी जानकारी के लिए ये प्रश्न मैंने रखा था। सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका, ताकि कहीं चीजें गड़बड़ न होने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आता है आपका। प्रश्न है कि न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है। ये पैटर्न आपका हो सकता है, कोई और पंक्ति आ सकती है। ठीक है, उसे जाना कहीं नहीं मगर चेहरे पर हड़बड़ी है, वह कोई न बनिया है न बिछाती है मगर रौ बैसाखी हिटलर का नाती है। पंक्ति कहाँ से ली गई है, मुक्ति बोधक जय धूमिल दिनकर। तो ये पैटर्न आपसे बन रहा है। ठीक है, ये पंक्ति आपसे बन रही है, मैं जानती हूँ। बेशक मैं इसका उत्तर ना बोलूं, पर यह प्रश्न आपसे बन रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का प्रश्न है अंधेरे में कविता से, क्योंकि ये प्रश्न अंधेरे में कविता या मुक्तिबोध की जो तीनों रचनाएं लगी है, तीनों लंबी कविताएं, वहां से प्रश्न बन जाता है। तो मैंने यहाँ से एक प्रश्न रखा है, आप देख लीजिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओहो, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि यह कविता किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा का नग्न यथार्थ प्रस्तुत करती हुई सैनिक शासन और अमानवीय हिंसाओं के बीच जनक्रांति का सूत्रपात करती है। बी है कि यह इस कविता में 8 खंड हैं। ध्यान दीजिएगा, आरंभ में यानी पहले खंड में एक रक्तालोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है, यह उसके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। तीसरे में शहर, तीसरे खंड में शहर में निकले जुलूस का वर्णन है, जिसमें चलने वाले 2 दोहरे लोगों का चित्रण है। ठीक है, आगे देखते हैं कि चौथे में व्यवसाय, क्रूरता, तानाशाही तथा क्रांति विरोधी प्रवृत्ति का वर्णन है। फिर अगला है कि 5वें खंड में कवि द्वंद्वग्रस्त रहते हुए जीवन का निरीक्षण परीक्षण करता है। ठीक है, सभी कविता के अंदर से लिए गए प्रश्न है। ठीक है, 6वें में जनता के भविष्य का वर्णन है। 7वें में अभिव्यक्ति में आने वाले खतरे का उल्लेख है। अगला है कि 8वें में क्या है कि आत्म संभावना पर आधारित अभिव्यक्ति की उपलब्धि है। इसमें जन क्रांति की ज्वाला का भड़कना दिखाया गया है। ठीक है, फिर अगला है कि वस्तुतः इस कविता में वह और मैं के बीच एक आत्म साक्षात्कार होता है, व्यक्ति अपने को भूलकर वह पाने के लिए भटक रहा है। ठीक है, तो यहाँ बता दूं मैं, आप हो सकता है इतना कॉन्सेप्ट आपने रीड किया हो ना किया हो, यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर हमारा आपका सी ऑप्शन है कि आरंभ में एक रक्ता लोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है, तो एक नहीं बल्कि 2 रक्ता स्नात पुरुष यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यही हमारा असत्य कथन है, बाकी सभी आपकी जानकारी के लिए सत्य है। एक बार मैं इसको मिटा देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें 8 खंड का वर्णन देखने को मिल गया। ठीक है, 8 खंड के आपको विषय वस्तु यहाँ पर मिल गए हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या आता है देख लेते हैं कि ब्रह्म राक्षस से प्रश्न है। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, यह कविता मुक्तिबोध द्वारा 1957 में प्रकाशित हुई थी।
ऑप्शन बी है, ठीक है। हाँ, प्रकाशित हुई थी। यह कविता सबसे पहले बनारस से प्रकाशित होने वाली कवि पत्रिका अप्रैल 1957 में छपी थी। मैंने कहा कि ये प्रश्न आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया है तभी आपसे बनेगा। अगला है कि ब्रह्म राक्षस के बारे में मुक्तिबोध का कहना है कि जो ब्राह्मण नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है, ठीक है, लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि प्राप्त होती है और वह ब्रह्म राक्षस होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फैंटेसी शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। अगला है कि ब्रह्म राक्षस कविता के मूलतः दो खंड हैं। एक ब्रह्म राक्षस के रहने का स्थान और उसका व्यवहार, तथा दूसरा उसके पाप कर्मों का वर्णन। वंजिका यहाँ आओ, पापा से बात करो, लो बोलो मम्मी क्लास रिकॉर्ड कर रही हैं, जल्दी बात करो, सर कराओ, लो ले जाओ, रिसीव करो जल्दी से, बोलो कि मम्मी क्लास कर रही हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगला है कि ब्रह्म राक्षस कविता पूरी तरह फैंटेसी में रचित है। फैंटेसी शब्द यूनानी शब्द फैंटेसिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अगला देखते हैं। अगला ई ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी। हेलो, हाँ। हम्म। के हमरे पैन कार्ड में। हाँ, EWS। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक, बात कर रहे थे, ओके, क्लास में, हाँ। ठीक है, रखी हुई। ठीक है, आगे देखते हैं कि कविता में ब्रह्म राक्षस एक गणितज्ञ, एक शोधक की व्यवस्था कथा है जो जीवन के अच्छे मूल्यों की शक्तियों की शोध में भटकता है। सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो आप देख लेना, आप बताने का प्रयास करिएगा कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा ब्रह्म राक्षस के बारे में। और अगला प्रश्न फिर आता है हमारा। प्रश्न है कि उर्वशी महाकाव्य के बारे में आपको असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। रामधारी दिनकर विरचित उर्वशी 1961 एक प्रबंध काव्य है। फिर है कि इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। इसकी कथा 5 अंकों में विभाजित है। फिर है कि इसके प्रमुख पात्र हैं पुरूरवा, उर्वशी, औसीनरी, सुकन्या तथा गौड़ पात्रों में मेनका, चित्रा, मेनका, रंभा, चित्रलेखा और मदनिका। ये आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपकी जानकारी के लिए है, असत्य कथन चयन करना है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैंने रखा था, तो जरूर आप नोट डाउन करिएगा। अगला है कि राजा पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर के सोम वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। फिर अगला है कि पुरूरवा का जन्म इला और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के संयोग से हुआ था। अगला है कि इसकी कथा महाभारत से ली गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताने हैं कि क्या असत्य है। एक ही असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। आप असत्य कथन का चयन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यदि आप मुझे बताएंगे, ठीक है, यदि आप मुझे बताएंगे कि मैम हाँ इस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं या तैयारी नहीं है, तो ज़रूर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन तभी आप प्रयास करो थोड़ा बहुत कि आप, क्योंकि ये ई बुक का प्रश्न है जो मैंने प्रश्नोत्तरी बुक का प्रोवाइड किया है, 3000 प्रश्नोत्तरी बुक, वहाँ ये प्रश्न ऑलरेडी मेंशन है, तो आप एक बार प्रयास करना, बनेगा। ये पैटर्न रिपीट होता है कि किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। आपको सत्य का चयन करना है, कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, ठीक है। अगला है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ 1935 में सांध्य गीत में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली 1936 में नीरजा में संकलित है। फिर विकल है प्राण मेरे 1936 में वीणा काव्य संग्रह में संग्रहित है। फिर यह मंदिर का दीप 1942 में दीप शिखा काव्य संग्रह में संग्रहित, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। चलिए, अब यहाँ पे देख लेना आपका जो भी सत्य सत्य है। यहाँ पे एक ही सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। तो ये असत्य तीनों क्यों हैं, आप सही का मिलान करिएगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे, प्रथम रस्म कविता से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देख लेना यहाँ पर कि क्या करेक्ट है।
तो पंत ने प्रथम रश्मि कविता की रचना 1919 में की और यह कविता पल्लव 1927 काव्य संग्रह में संग्रहित है। ये दूसरा है कि प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रथम रश्मि प्रातःकालीन सूर्य के प्रथम किरण का सूचक है। फिर डी है कि नवचेतना, नवस्फूर्ति, ऊर्जा और उत्साह को प्रकृति के माध्यम से मनुष्य में संचरित करने की बात कही गई है। फिर है कवि ने जन जागृति करते हुए जागरण गीत द्वारा सौंदर्य, सुगंध और सुख का संदेश दिया है प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से। एफ ऑप्शन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम जो पंक्ति थी उसका भावार्थ ने यहाँ पे रखा था कि कविता के प्रारंभ में ही कवि प्रश्न करते हैं कि इन बाल विहंगों को कैसे पता चलता है कि रात बीत गई और धरा पर प्रथम रश्मि का आगमन हो गया है। कवि मनुष्य से भी ज्यादा चैतन्य और जागृत पक्षियों को बताया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, मैंने कई बार इसको गाकर सुनाया भी है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तो मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड भी किया था गा करके, बहुत अच्छी पंक्ति है और आपने अच्छे से पंक्ति को पढ़ी है तो इसका उत्तर आपसे ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, बताना है, असत्य कथन का चयन करना है उर्वशी के साकेत के बारे में कि साकेत एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। फिर है कि साकेत का 9वां श्लोक करुण स्वर से ओतप्रोत है, इसलिए कवि ने करुण रस से परिचित तुलसीदास का मंगलाचरण के रूप में उल्लेख किया है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी भवभूति है जो उस मेरी विभूति है जो उसको भवभूत क्यों कहे कोई। एक बार इस पंक्ति को समझ लीजिएगा तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नवम सर्ग में लज्जा, काम और विरह के कारण उर्मिला का चित्रण मध्य नायिका के रूप में हुआ है। उर्मिला मानस मंदिर में अपने को स्थापित कर स्वयं आरती बनी हुई दिन रात जलती है, या सभी कथन सत्य है। आपको केवल असत्य का चयन करना है, एक ऑप्शन इसमें असत्य है, बाकी सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। आप देख लीजिएगा, बता दीजिए। ठीक है, अगला फिर से आया है, प्रिय प्रवास के बारे में आपको बताना है। प्रिय प्रवास के बारे में आपको यहाँ पर लिखा तो सही कथन है लेकिन सही नहीं का चयन करना है। ठीक है, एक सही नहीं है जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, बाकी सभी सही हैं, एक सही नहीं है, आपको बताना है। प्रथम और द्वितीय सर्ग में केवल द्रुत विलंबित छंद का ही प्रयोग हुआ है। फिर शिखरणी छंद का प्रयोग केवल 17वें सर्ग में हुआ है। प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। फिर है इस महाकाव्य का प्रधान पात्र कृष्ण नहीं राधा है। प्रिय प्रवास का नायक कृष्ण को विश्व रक्षक और महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। फिर है कि इस महाकाव्य में राधा केवल बिरहणी के रूप में चित्रित नहीं है, उनका निजी दुख समाज के दुख में विलीन हो जाता है और वह प्रेषी नहीं देश सेविका के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। या फिर प्रिय प्रवास की कथा महाभारत से ली है। आप देख लेना, आप मुझे राइट आंसर बता देना, क्वेश्चन मार्क लगाना, मैं उत्तर बताने का प्रयास करूंगी। मुझे उम्मीद है सभी लोग आंसर करेंगे। फिर नागार्जुन की कविता के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है कि नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देता है। खुरदरे पैर से आशय, कवि किसान मजदूर जनता के पैरों की बेवाइयों का वर्णन करता है। फिर अकाल और उसके बाद कविता में बरसात का चित्रण है, या कालिदास से सच बतलाना यह पंक्ति रघुवंश। देख लीजिएगा क्या यहाँ पे असत्य है। ठीक है, एक और अंतिम प्रश्न लेती हूँ। ठीक है, अंतिम प्रश्न फिर लेती हूँ और आ जाते हैं दोस्तों हम अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है, अंतिम प्रश्न की ओर हम फिर आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। आंसू कविता के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आंसू कविता के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है कि आंसू पूर्ण रूप से विरह काव्य है। ठीक है, अगला है इसमें कवि अपनी निष्ठुर प्रेमिका को याद कर रहा है। अगला है कि आंसू काव्य की रचना आनंद छंद में हुई है। फिर अगला है कि आंसू एक श्रेष्ठ गीत नाटक काव्य है। अब ये टॉप 15 चैलेंजर प्रश्न थे
देखो इस तरह के प्रश्न सभी आपको देते हैं कि प्रकाशन वर्ष बताओ, इसका क्रम लगाओ, उसका क्रम लगाओ, लेकिन थोड़ा-सा हट के मैंने प्रश्न बनाए थे और ये प्रश्न आप तभी सॉल्व करेंगे जब आपने मूल पुस्तकों का अध्ययन अच्छे से किया हुआ है, ठीक है? तो अब आप देखो जब मुझे बताओगे कि चीज़ें कहाँ क्लियर नहीं हो रही हैं। पिछले दफ़ा पेपर बहुत ईज़ी था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पेपर उतना ईज़ी आने का चांस नहीं है। डीप प्रश्न आ सकते हैं, मतलब कम से कम 25 से 30 प्रश्न ऐसे हो सकते जो डीप आ सकते हैं और वही प्रश्न जो नहीं कर पाएगा, तो उन्हीं की नैया अटकेगी। तो मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह के पैटर्न आप इकाई 5 से लेकर के 10 तक जो मतलब कि रचनाएँ लगी हैं, पर आप काम करिए और बेहतर करिए। ठीक है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है और आपको बताना भी है क्वेश्चन मार्क करके कि हाँ, कौन-से प्रश्न का उत्तर आप नहीं कर पाए हैं, तो उसका रिप्लाई मिलेगा। ऑलरेडी ये प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊँगी मेरे कोर्स में, जहाँ मैंने बोला भी है उनको कि इकाई 5 के अंदर मैंने इस प्रश्न को ऐड किया है। बहुत सारे प्रश्न मेरे बनाए हैं, इकाई 6, 7, 8, 9, 10 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनटीए का प्रश्न सॉल्व करते हैं, उससे भी कहीं कठिन मैंने मेरे प्रश्न बना दिए थे, ठीक है? तो यदि वो कर पाते हैं और आपने कॉन्सेप्ट ज़रा भी पढ़ा है, तो मेरे बनाए प्रश्न आप कर पाएँ। फिर से बताना चाहूँगी 3000 प्रश्नोत्तरी सीरीज का जो बुक है, उसकी प्राइस ₹1000 है और मैं चाहती हूँ कि ये पुस्तक आपके लिए बनी है और इस पुस्तक को आप ज़रूर परचेज़ करें, अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर मुझे दे करके मेरे नंबर पर पेमेंट करके, ठीक है? मैं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में, आप देख लेना, ठीक है? जहाँ पर मैंने कहा है कि जो कोर्स वाले हैं ना, उनकी फ़ीस मैंने ऑलरेडी कितनी रखी है? केवल ₹1000 रखी है, ठीक है? केवल मैंने 1000 रखी थी, तो आप देख लेना, ठीक है? ओह सॉरी 500 रखी थी, जहाँ पर 1500 फ़ीस थी। आपको लाइव जुड़ना होगा, एक बार फिर से मेरे बनाए कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, मेरे बताए, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएँगी, आप चाहें तो 1 महीने के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? है ना? इस वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।